अस्सलाम वालेकुम। एक नए पॉडकास्ट के साथ मैं हूं सहरिश ज़ुहैब और आज मैंने जिस शख्सियत को दावत दी है, उन्होंने कई हुकूमतें जाती देखी, कई हुकूमतें आती देखी। एक कदावर शख्सियत हैं, सियासी और बड़े ज़िरक सियासतदान हैं और बड़ा संभल के इनसे बात करनी पड़ती है। जवाब दो टोक देते हैं और बाज़-औक़ात कुछ ऐसे भी मैंने देखा है कि जहाँ इनको बात समझ नहीं आई तो शो भी छोड़ कर चले गए कि आप बात ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं या सवाल कुछ इस तरह के हो रहे हैं कि उसमें अल्फाज मुंह में डालने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे मैं नहीं बैठूंगा, मुझे बात करने का मौका दिया जाए। तो जनाब अपनी शोला बयानी से जाने जाते हैं निसार खोड़ो साहब की मैं बात कर रही हूँ, जो कि पीपल्स पार्टी सिंध के सदर भी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम निसार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। निसार साहब, जो मुल्की हालात हैं, अक्सर मैं देखती हूँ कि लोग ये कहते हैं कि सियासतदानों को क्या फ़र्क पड़ता है, इनके पास बड़ा पैसा है, इनको महंगाई नहीं लगती, गरीब आदमी का दर्द ये क्या जाने। आप लोग जो हालात इस वक्त मुल्क में देख रहे हैं, कुछ तो सोचते होंगे, ये तासुर क्यों दिया जाता है सियासतदानों के बारे में? मैं तो नहीं समझता कि जो लोग वोट देने आते हैं उनको पाकिस्तान के सियासत का पता है। अच्छा। काफी सारे लोग हैं जो टैक्स तो भरते हैं, CNIC कार्ड तो बनाते हैं, पासपोर्ट तो रखते हैं अपना, लेकिन वोट देने नहीं जाते। बिल्कुल। और पढ़े लिखे हैं। तो मेरा तो तकाजा उन सब से यही होता है कि अब सब सियासत समझो, सियासत में आओ। वोट देना फर्ज होता है, कौम के लिए वोट देना फर्ज होता है और फर्ज की कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान आपको सहूलतें भी देने की कोशिश करता है। वो सहूलतें, वो रोड है, बिजली है, गैस है, पानी है, फसल है, सब कुछ करते हैं। हमारे लोग, उनको पता है कि शायद जिंदगी इतनी जल्दी तब्दील ना भी हो, लेकिन वोट के लिए जान देते हैं। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, सालों की बात कर रहा हूं। ज़िया-उल-हक के खिलाफ हम क्यों खड़े थे? हमें वोट का हक दे दो, हमें मानो कि हम हैं कुव्वत, हम अवाम हैं कुव्वत इस मुल्क की और इस मुल्क के मालिक हैं हम। और हमें ये ना कहो कि हमने बड़े फैसले करने की हमारे में अहमियत नहीं है, अहलियत नहीं है। हम ही थे कम पढ़े लिखे लोग जिन्होंने मुल्क बनाया, जिन्होंने, जरूरी नहीं है कि हम सारे ग्रेजुएट थे, लेकिन हम बहुत कम पढ़े लिखे थे। अकल और पढ़ाई करना अलग अलग चीज है। तो अकल इस्तेमाल करते हुए हमने मुल्क को बनाने की कोशिश की। हमारे बड़ों ने जो किया था, उसका जो समर हमें मिला है, उस पर उसकी कदर करते रहना चाहिए और हिस्सा भी लेना चाहिए। अच्छा, अभी आपने एक बात की कि वोट हमारा हक है, वो हमें दो, और आपका फ़र्ज़ है आवाम की खिदमत जो कि आपने करनी है, वोट मिलेगा तो आप करेंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो पाकिस्तानी अवाम है, उसको तो ये समझाया गया, बताया गया कि बड़े फ़ैसले सियासतदान नहीं करते, कोई और करता है, और जब वो करता है तो सियासतदानों को भी मानना पड़ता है। और ज़ाहिर है फिर वो बोल्ड फैसले हों, जैसे भी हों, वो फिर उसके सम्राट अवाम के सामने होते हैं। माफ कीजिएगा, मैं इसको शिकस्त खुर्दा मौक़िफ़ मानता हूं। वोट हम दें तो फैसला भी हमने करने हैं, मुल्क बनाते हम हैं। हमने तो ये भी सुना कि वोट कीमे वाले नान पे और बिरयानी की प्लेट पे बिक जाते हैं। आप कह रहे हैं जान दे देते हैं? बिरयानी की प्लेट या जो कुछ भी है, सबको खाना होता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन क्यों रखती है? इतने अखराजात कर सकते हो, क्यों करती है? इलेक्शन वाले दिन जो पोलिंग स्टेशन पे लोग आते हैं और पोलिंग स्टेशन पर लोग बैठते हैं, क्या उनको एक बिरयानी की देग भी नसीब नहीं होनी चाहिए? भूखे मरे, पानी न मिले? नहीं, मैं वो बात कर रही हूँ जो बसें भर के आती हैं और कहा यह जाता है कि जी प्रेशराइज करके लाया गया, बिरयानी की प्लेट खिला के वोट ले लिया गया। मैं उनकी बात कर रही हूँ। फिर मैं वोट की तौहीन कर रहा हूँ कि मैं कहूँ कि लोगों को कोई और अकल नहीं है, वो बिरयानी की प्लेट पे लेट जाते हैं। मैं इसको कैसे मानूं?
जब मैं कहता हूं अपनी जान देता हूं वोट देने के लिए, तो बिरयानी की प्लेट पे लेट जाऊंगा, कहते हैं ना। यानी आपके ख्याल में पाकिस्तान में ऐसा तबका मौजूद नहीं है जो बिल्कुल लाशऊर है, जिसको वोट की अहमियत का ही नहीं पता, जो लेट भी सकता है? बिल्कुल है। कितनी इलेक्शन हुई हैं पाकिस्तान में 1970 से लेके अब तक? 10-12 तो हुई होंगी ना। तो हर एक को पता चलता है कि वोट होता है, वोट की क्या माना होती है, वोट से क्या होता है आगे जाके। ये ठीक है कि पाकिस्तान के अपने मसाइल हों, हो सकता है फंडिंग की मसले हों, रिसोर्सेज के मसले हों। पाकिस्तान इतनी जल्दी तरक्की नहीं कर सकता कि जितनी दिलों की ख्वाहिश होती है। ख्वाहिश होती है कि जल्दी हो जाए। आज टीवी है, पहले रेडियो होता था, दुनिया देखी जा सकती है। आज मोबाइल फोन से दुनिया की खबर आ जाती है। जब दुनिया को तरक्की करते हुए देखते हैं तो फिर हमारे दिल में भी एक तजस्सुस पैदा होता है। गांव के लोग इमारत की एक ईंट लगने पर खुश होते हैं, रोड की पट्टी आए तो खुश होते हैं। सही कह रहे हैं आप। तो फिर हो सकता है तरक्की की रफ्तार हमारी इतनी तेज न हो कि जितनी मुल्क दूसरे ममालिक की हो गई है, लेकिन मैं समझता हूं कि लोग समझते हैं कि सियासत क्या चीज होती है और गैर सियासी लोग क्या चीज होते हैं। गैर सियासी लोगों में जो जुल्म हुए वो किसी से भूले नहीं। सही। मैं क्या बोल रहा हूं? वो बोल रहा हूं ना, वो दिन था ना, रोड पर बैठे हुए लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे थे किसी की अमवात पर। रोड पर बैठे हुए ताजियत के लिहाज से कुरान शरीफ पढ़ रहे थे और लोगों को मारा गया था। शहरों की गलियां लाल हुई खून से। वो लोग नहीं भूले। मांग क्या रहे थे? सिर्फ वोट देना। मांग क्या रहे थे कि जी हमें वोट देने का, हमें तस्लीम करो कि हम हैं। अच्छा, आप जिस दौर की बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगी थोड़ा सा तकाबुल करें आप। आज के दौर से कितनी सियासत बदल गई है? बदली है, वो भी, उसमें भी मैं समझता हूँ सियासतदानों का हाथ है। मैं मानता हूँ इस चीज को कि जो 2010 में हमने आइन को 18वीं तरमीम करके वापस जो हम ले आए और पार्लियामेंट को जो सुप्रीम कराने की बात निकली, जिसमें 58(2) भी खत्म कर दिया गया, जिसमें कह दिया गया पार्लियामेंट है, फैसला करेगी नहीं करेगी, जो भी कुछ है पार्लियामेंट करेगी। सही। इसने वो सारा काम किया कि अब हम किसी और तरफ हमें देखना नहीं चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आपका सवाल कुछ किस तरह का था कि आज की सियासत में और पहले की सियासत में कितना फर्क है? आज की है कि जी इस वक्त गैर सियासी जमहूरी हुकूमतें नहीं है, गैर सियासी हुकूमतें नहीं है। अब एक दूसरे को परफॉर्मेंस से जांचा जाता है। पहले हो सकता है रिएक्शनरी पॉलिटिक्स हो, ज़ियाउल हक के रिएक्शन में या मुशर्रफ के रिएक्शन में। सही। अब एक दूसरे को परफॉर्मेंस की बुनियाद पे देखा जाता है, ये जरूर है। और ये परफॉर्मेंस पे देखना हम पर प्रेशर डालता है कि हम कुछ करें लोगों के लिए कि वो अपनी जिंदगी को तो थोड़ा सा तब्दील होता हुआ महसूस करें। आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती जाएगी। सही। ये बात है। अच्छा, अभी जो सारी सूरत हाल है, मौजूदा जो सेटअप है, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा, क्योंकि इस वक्त एक गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिसा हुआ है। 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि जिसकी तनख्वाह 25-26 हज़ार है, आपको पता है मजदूर की तनख्वाह कितनी है जो रखी गई है? जी। बिजली के बिलों ने इंसान का जीना हराम कर दिया है कि लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं। आपको लगता है कि जो अभी ये सेटअप मौजूद है, ये प्रैक्टिकली बोल्ड फैसले कर सकता है आवाम को रिलीफ देने के लिए, या फिर इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, इनसे कोई तवक्को ना रखी जाए? इससे पहले सिविलियन हुकूमतें थी ना, वो 3-3.5 साल भी तो मैंने गुजारे ना। मैं सिर्फ 5 साल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि महंगाई का शोर तो 2013 से 2018 में भी था, 2008 से 2013 में भी था, 2088 से 90 में भी था, और फिर बाद में भी होता रहा। महंगाई तो बढ़ती रही है। सही। एक मिनट। लेकिन सिविलियन हुकूमतें हैं, क्या मसला था उनके साथ? क्या बातें थी कि जिसकी वजह से कर्जे लेने पड़ते हैं? क्या बातें हैं कि जो हमारा अपनी जो रिसोर्सेज है, जो हमारे सोर्सेज हैं, हमारे जो कमाई के तरीके हैं, वो बढ़ नहीं पाते? क्या हम सब टैक्स देते हैं? क्या हम सब टैक्स देते हैं? नहीं देते। ठीक है, हमारी आबादी 25 करोड़ के ऊपर हो गई है। टैक्स पेयर की तादाद
लाखों में है शायद, 1 करोड़ तक भी नहीं है। नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां इतने सारे गरीब नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में भूखे पेट कोई नहीं सोता। अल्लाह का शुक्र है कि इंडिया की तरह यहां फुटपाथ पे लोग सोते हुए नहीं दिखाई देते। इसलिए हमने महंगाई जरूर की है और कंट्रोल नहीं कर पाए। नहीं मुझे कर इस बात की खोड़ो साहब समझ नहीं आती कि जो हमारे बेसिक प्रॉब्लम्स है ना, सबसे पहले आपको पता है कि हर साल सैलाब आता है, कितनी फसलें तबाह होती हैं, हमारे पास डैम्स नहीं है। हम डैम्स प्रॉपर जो बनने चाहिए कि ये जो पानी इतना ज़ाया होता है उसका भी तो कुछ हो ना, बस जो पुराने बन गए बस वो बन गए। बारिशों को डैम में कर दिए गए, बारिशों को डैम बंद कर रहे हैं। तो बिजली फिर जो आज बारिशें जब होती हैं जी तो उसको डैम नहीं बन सकता। दरियाओं में जब सैलाब आता है तो उसको बंद करने की बात होती है, दरियाओं में। अच्छा, बारिशों से नहीं। बारिशों से गली डूब जाएगी, गांव डूब जाएगा, शहर में पानी होगा, जो कुछ तो आपके ख्याल में मैं डैम की जरूरत नहीं है? मैं जो बात कर रहा हूं उसको थोड़ा सा समझ लें। जी। हमने पता नहीं कब से कहा कि पहाड़ों से पानी गिरता है, तरबेला से ऊपर एक डैम बना दो, बाशा डैम, मनन डैम, जो वहां तरबेला से ऊपर है। सही। और तरबेला पहले से बना हुआ है इसी चीज को सोचते हुए कि पानी को रेगुलेट किया जाए। रेगुलेट कैसे करें? क्योंकि अगर डैम होगा तो हमारी मर्जी होगी कितना हम पानी को छोड़ते हैं दरिया में, कितना रोकते हैं उधर। ये काफी नहीं था, पानी ज्यादा था। उस ज्यादा पानी को रोकने के लिए बेहतर यही है कि हम तरबेला से ऊपर एक और डैम बना लें, 2 डैम बना लें कि वहां पानी स्टोर हो और तरबेला की उम्र भी कुछ थोड़ी सी बेहतर हो जाए। नहीं तो तरबेला सिल्टअप हो रहा था। अब सिल्टअप करने के लिए वो, और बहुत बड़ा बहस है आप जो कह रही हैं, बारिशों का पानी डैम्स में नहीं आ सकता। ठीक है, हमारे फसल खराब होते हैं, लेकिन हम अपने लोगों की मेहनत को क्यों इग्नोर करते हैं? हाँ, एक फसल खराब हुआ, देखते देखते सारा सिंध फिर सब्ज हो गया। सबने ना पहली दफा इससे पहले भी सैलाब आए हैं, इससे पहले भी बारिशें हुई हैं, उन सब बारिशों ने मुकाबला किया। लोगों में हिम्मत है अपने घर बार को चलाने इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तानी कौम बहुत मेहनती कौम है और अल्लाह का करम भी है कि मुल्क वसाइल से माला माल है। लेकिन बात यह है खोड़ो साहब कि अगर ये मुल्क वसाइल से माला माल है, लोग भी मेहनती हैं, तो क्या वजह है कि आज हमें पेट्रोल महंगा मिल रहा है, बिजली हमारे पास नहीं है, वो हमें महंगी मिल रही है, बेसिक नेसेसिटीज लोगों के पास क्यों नहीं है, 2 वक्त की रोटी उनके लिए खाना मुश्किल क्यों है? गुजारिश करूं, मैं इस चीज को भी इस तरह से देखता हूं कि पाकिस्तान की जो आबादी है या सिंध की जो आबादी है वो 70% काश्तकार है। सही। इस मुल्क में 7 करोड़ मजदूर हैं, जिसमें कुछ हिस्सा सिंध का भी मान लो आप। सही। 60-70% जो पॉपुलेशन है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो अनाज की बेहतर रकम मांगती है, वो आपको खिलाती है, वो रॉ मटेरियल पैदा करती है, वो कॉटन पैदा करती है, शुगर केन पैदा करती है, वीट देती है, राइस देती है, और फिर तेली सीड्स भी होते हैं जो देती हैं। वो सिर्फ मांगते हैं कि हमें भी इस मेहनत का फल मिले। और मैं सिंध गवर्नमेंट को पहले तो, क्योंकि उसने पहल की थी, सही, गंदम की प्राइस 2200 रुपए फी मन से बढ़ा के 4000 फी मन कर दी गई। ये जंप है पिछले साल की उस सैलाबी कैफियत का जवाब है कि ये जंप है कि उसमें कुछ लोगों को पैसे दरकार मिले। मजदूरों की बात करते हैं तो हाँ, महंगाई बिल्कुल है और अल्लाह करे कि कम हो सके, लेकिन हमने 22,000 रुपये बेसिक पे रखी, इस साल उसको 35,000 रुपये बेसिक पे रखी। लेकिन मसला क्या है कि सरकारी मिलों में तो पैसे मिल जाते हैं जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो पूरे नहीं पैसे देता। जो मजदूर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको ये तनख्वाह नहीं मिलती, सही, शिकायत रहती है। रही बात पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए पहले कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता था, अब उसको रिप्लेस किया बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने। अच्छा। हर घर
जो 6,000 रुपए भी महीने में कमा न सके, उसकी घर की औरत को हम सपोर्ट करते रहे और बढ़ाने की कोशिश में होते रहते हैं। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो गया, इंटरनेशनली तारीफ हुई इसकी, हम इसको कानून बना दिया कि जी इस कानून को कोई मिटा नहीं सकता और ये मिलता रहेगा। पॉवर्टी एलिवेशन हम कहते हैं ना 50% है, उसमें रिडक्शन करने की जरूरत है। रिडक्शन करने के लिए इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था। चलो 2,000 रुपया महीना भी मिला तो मिला, मिला तो मिला, लेकिन किसी गरीब औरत को ये मिला 1,000 रुपए का नोट देखकर बड़ी अच्छी बात है, ये बिल्कुल अचीवमेंट है। पीपल्स पार्टी की क्रेडिट जाता है, लेकिन थोड़ा सा बात देखिए, मैं चाहती हूँ, देखिए तो बहुत लंबी डिबेट है, अगर हम इस पे पढ़ेंगे मैं भी लंबी डिबेट करना चाहता हूँ। वो बिल्कुल आप करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप मसले का हल भी बताएं। मसले का हल क्या है? देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि अभी हम जो बेसिक नेसेसिटीज की बात करें, जिसके लिए आज एक गरीब बंदा परेशान है, आपने बताया 35,000 तो बिजली का बिल ही आ रहा है। मैं अर्ज करूं जी, पाकिस्तान की किट्टी बढ़ क्यों नहीं पा रही? हमारे पास स्मार्टफोन हैं लेकिन टैक्स नहीं भरते। कैसे ठीक होगा टैक्स का निजाम? एक सेकंड, ये बेसिक चीज है, हर मुल्क टैक्सेस पे चलता है। हमारी तरजीहात में शामिल क्यों नहीं टैक्स नेट बढ़ाना? अमेरिका जैसा मुल्क, अगर किसी ने टैक्स की चोरी की तो सबसे बड़ा गुनाह तस्वर किया जाता है उसको। टैक्स इवेजन इज ए क्राइम इन अमेरिका, यहां नहीं है। एक सेकंड खोड़ो साहब, देखिए दरमियान में आप लोगों की हुकूमत भी आई थी, दरमियान में आप लोगों की हुकूमत भी आई थी। मैं कह रहा हूं ना, आई थी ना। मुझे ये बताइएगा कि देखिए आपने बोला कि महंगाई तो बढ़ती आ रही है, 2008 से बढ़ती आ रही है, लेकिन अब ये थ्रेशोल्ड आ गया है, अब ये बर्दाश्त से बाहर है। हकीकत है ना। मुझे ये बताइएगा कि वो जिस सिस्टम से मुल्क का निजाम चलता है, वो सिस्टम को ठीक करने के लिए सियासी जमातें तैयार क्यों नहीं है? हाँ, हम तैयार हैं। आपके पास कुछ नहीं था, आप हमेशा, आज नहीं हर दौर में गए हैं IMF के पास, लिए हैं आपने उनसे प्रोग्राम। धोखाधड़ी हुई इन 5 सालों में। एग्रीमेंट इतना पुराना बिगाड़ आप सिर्फ इन पिछले 5 सालों में नहीं डाल सकते कोड़ो साहब। जब कोई हुकूमत जाती है बोलती है पहले वाले ये कर रहे थे, अब हम क्या करें? हकीकतें अपनी जगह पे हैं, हकीकतों से इनकार नहीं कर सकते हम। मैंने भी हकीकतों को नजर में रख के कहा कि जी महंगाई का रोना हम हर दौर में रोते रहे हैं, इसलिए मैंने कहा मेरी आए वो ये वादा करके आए कि हम इस बिगाड़ को ठीक करेंगे। एक सेकंड, जो वादा करके आए उन्होंने बिगाड़ को ठीक नहीं किया, उनको बिगाड़ को बढ़ा दिया। तो आप उनके इत्तेहादी क्यों थे? किसके इत्तेहादी? PDM। मैं इमरान खान को क्यों नहीं ब्लेम करूं? आप उनको करें, लेकिन जो आए उसके बाद आए, मैं उनकी बात कर रही हूं। उसको क्यों ना करूं? इमरान खान ने धोखा दिया IMF को। अच्छा, जब हम निकले लॉन्ग मार्च पे, आप तजर्बाकार थे, आप लोग तो देख रहे थे। जवाब तो सुने ना मेरे। जी जी। हम निकले लॉन्ग मार्च पे, हम पहुंचे शायद बेनजीराबाद। इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत 10 रुपए कम कर दी। अच्छा, ठीक है। मैंने सवाल किया तो तुमने बढ़ाई क्यों थी? पता ये चला कि IMF ने कहा था बढ़ाते जाओगे। इसने हमारी मार्च को या अपने पॉलिटिकल प्रेशर को देखते हुए उसने 10 रुपए कम किए। इमरान खान साहब से IMF चिढ़ गई। सही। हम आ गए। हमें क्या करना था? हमें उस चीज को ठीक ही करना था ना, नहीं तो आप भी और मैं भी रोज पढ़ते थे अखबार में कि पाकिस्तान जी डिफॉल्ट कर रहा है, पाकिस्तान तो गया, पाकिस्तान तो ये हुआ, पाकिस्तान तो वो खत्म हो गया, यूं हुआ। इन्होंने कोशिश की, IMF की डील हो गई। डील जब हुई तो कोई भी इदारा आपको बगैर कंडीशंस के कर्जा नहीं देता। अगर कर्जे में उन्होंने कुछ चंद चीजें डाल दी हैं कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस तरह से भी ठीक किया जा सकता है और इस तरह से भी ठीक किया जा सकता है, तो फिर उस पे हम चले। अब वो हमारी 16 महीने की हुकूमत, 1 मिनट मुझे बताएं, 16 महीने की हुकूमत, ठीक है। उसके बाद आ गई निगरान हुकूमत, ठीक है। हम अगर गंदे थे तो निगरान हुकूमत ने भी 25 रुपए बढ़ा दिए ना हमने। चलो ये जो फैसले निगरान हुकूमत ने किए हैं, बल्कि ये निगरान हुकूमत तो भी आई है ना, मैं तो इनको जिम्मेदारी नहीं समझती। इससे पहले गए नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब जुम्मा 4 दिन हुए उन्हें आए हुए। सुन लेना बात। हमने निगरान वजीर आजम के लिए कानून में कुछ गुंजाइश बना दी। जी बिल्कुल बना दी कि आपने डेट इलेक्शन एक्ट में तरमीम की। नहीं, इलेक्शन एक्ट अलग चीज है। हाँ। आपने रोजमर्रा की चीजें तो करनी है, लेकिन फला चीज भी की जा सकती है आपके थ्रू। यानी IMF से भी बात कर सकते हैं आप,
आप ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, कुछ है कानून जो आपने निसार भी साहब, पढ़ा आपको होगा। पता है ना किस तरह शहबाज शरीफ ने मिन्नत तरले करके आईएमएफ से डीलिंग की, क्यों की? साइड कॉर्नर पे जाके बात किसके कर लिए करके की? किसके लिए? बिल्कुल की, लेकिन अब किसके लिए की? अवाम के लिए। अवाम के लिए। क्यों? कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठी जा रही थी। बिल्कुल। ठीक है जी। अब उसको कंटिन्यू कर रही है निगरान हुकूमत। हाँ, ये 25 रुपए का जो बड़ा है ये चीज, अवाम पे बिजली का बॉम्ब गिरा के, महंगाई का बॉम्ब गिरा के आईएमएफ से ये डीलिंग करनी थी तो सारे ही कर रहे थे फिर तो फिर आप आईएमएफ को जवाब दे दे। ये कोई सियासतदान देने को तैयार ही नहीं है ना, कोई सियासी जमात देने को तैयार ही नहीं है। आप आईएमएफ को जवाब जो दे दें, इक़्तिदार में आता है उनके पास चला जाता है। आप आईएमएफ को जवाब दे दें, उसके बाद देख लीजिए पाकिस्तान के साथ होता अच्छा, चलिए क्या मुझे है। आप एक बात बताएं। ठीक है जी, आईएमएफ को जवाब दे दें, आप ये कह रहे हैं। मुझे ये बताइए, अभी आपकी रिसेंटली मुलाकात भी हुई है निगरान वज़ीर आज़म से, तो अनवारुल हक काकड़ साहब से। आपको लग रहा है कि वो कुछ ऐसा कर सकते हैं? उन्होंने बोला जी इजलास उन्होंने बुलाए कि जी आईएमएफ भी नाराज ना हो और अवाम के लिए कोई सब्सिडी का हल निकालें, उनकी परेशानी। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, लेकिन उसने इजलास करके अवाम को बताया कि जी हमने आपके महंगाई का नोटिस लिया, लेकिन हम मजबूर हैं जब तक आईएमएफ नहीं कहेगी तब। सुने तो सही ना। फिर ये आए कि आप निगरान हुकूमत को क्यों समझ रही हैं इतना सारा कुछ? 3 महीने के लिए तो हैं। लोग तो कह रहे हैं फरवरी तक चलेगी। लोगों की बात मैं क्यों करूं? मैं कह रहा हूं 3 महीने है, आइन कहता है 3 महीने। आपके इत्तेहादी कहते हैं जी फरवरी तक जाएंगे, इलेक्शन अगले साल होंगे। मैं अपनी बात करूंगा या इत्तेहादियों की? देखिए मेरी बात सुने, जब दो लोग साथ बैठते हैं ना, दैट मींस कि एक दूसरे के नजरिए से इत्तेफाक करते हैं। सॉरी, आई डोंट एग्री। मैं पीडीएम का हिस्सा नहीं था, हम उसके इत्तेहादी हुकूमत में थे। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पीडीएम का, उसका हम हिस्सा नहीं रहे थे, छोड़ चुके थे हम। अच्छा। एएनपी भी छोड़ चुके थे, हम भी छोड़ चुके थे, हम पीडीएम में नहीं थे। आप ऐसे खुल के इजहार नहीं किया गया इस तरीके से कि भाई हम इनके नजरियात से भी इख्तलाफ करते हैं। मैं जब कहता हूं कि मैं पीडीएम का हिस्सा नहीं हूं तो बस उससे ज्यादा बोलने की क्या जरूरत है? जब मैंने कहा कि मैंने पीडीएम छोड़ दी। जिस तरह इमरान के दौर में सड़कों पर निकले थे, अब भी निकलते फिर क्या? महंगाई पर जिस तरह इमरान के दौर में आप लोग सड़कों पर निकले और आपने बोला हम यहाँ तक पहुंचे थे कि 10 रुपए कम हो गए पेट्रोल में, तो आप लोग इस दफा क्यों नहीं निकले? ठीक है, ये ठीक है, लेकिन हमने उस वक्त ये फैसला किया कि चलो जी ये जो कर्जा मिलना था वो कम से कम मिल के थोड़ा सा सस्टेनेबल तो बने। शायद यानी आप ये कह रहे हैं कि जिस मुल्क को डिफॉल्ट से इन्होंने बचाया, ये क्रेडिटिंग को जाता है। डू यू एग्री विद दिस? मैं समझता हूं कि आईएमएफ की डिमांड हम सब की थी, आवाम की। ये तुम्हारे इंडस्ट्रियलिस्ट की भी थी, तो तुम्हारे किसानों की भी थी, तो मजदूरों की भी थी, क्योंकि बताया जा रहा था कि डिफॉल्ट में जा रहे हैं। इसलिए अगर किसी का कोशिश ही की गई थी तो वो इस तरह से पाकिस्तान को कुछ सपोर्ट दिलाने के लिए, नहीं तो फिर देखो ना, बात सुने। क्या बात कर रही हैं आप? आपने अबू धाबी, दुबई से क्यों पैसे लिए अरबों डॉलर? आपने सऊदी अरेबिया से क्यों पैसे लिए? आपने आईएमएफ से लिए। आपने चाइना से क्यों पैसे लिए? क्योंकि आप पास नहीं थे, आपका ज़र मुबदला खत्म हो रहा था। देखिए खोड़ो साहब, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू पिछली हुकूमत गिरी, तब महंगाई इतनी नहीं थी, इतनी नहीं थी जितनी आज है। देखिए ना, तब 175 रुपए पे पेट्रोल था, आज 300 रुपया भी सुना है, कल परसों और बढ़ेंगे। देखिए बात सुने, मैंने तभी कहा हर दौर में महंगाई का रोना, यानी कि अब अगर आगे आप लोगों की हुकूमत बनती तो मेंटली प्रिपेयर रहें कि फिर महंगाई बढ़ेगी। मैं समझता हूं कि उसके बाद लोग भी निकलेंगे। तो यही तो डुअल फिर पॉलिसी है ना, कि जब इनके साथ आप थे, जब महंगाई हो रही, तब आप लोग क्यों नहीं निकले? ये तो ज्यादती है। मैं ज्यादती इसको इस तरह से नहीं मानता कि ये सही बात है कि जी शुरुआत हुई इमरान खान के टाइम पे 3.5 साल उसने कमी नहीं की, बढ़ाया ही सही। उसने टैक्स कलेक्शन में नाकाम गया, पहले साल टोटल नाकाम, तीसरे साल में उसने थोड़ी बहुत बढ़क मारनी शुरू की, ठीक है जी, लेकिन उसने कमी नहीं की, न काश्तकारों के फर्टिलाइजर में कमी की, न किसी और बात पे कमी की, न गैस की फराहमी इतनी की, न लोड शेडिंग में कमी की। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे ब्लेम गेम अगर हम शुरू करेंगे तो ब्लेम फिर आप ही कर रहे हो ना। मुझे आप एक बात बता दें, अभी आप लोग ये कह रहे हैं कि जो इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए, वो मुझे नहीं तैयार लग रहा है, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं जी हल्का बंदियां होंगी, सीटें फिर बढ़ेंगी या कम होंगी, ये सब चक्कर होगा, अगले साल पे इलेक्शन जाएगा।
अगर तो 90 रोज में इलेक्शन नहीं होता, आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या करेंगे? हमने ज़िया-उल-हक को क्या कहा था, हमने मुशर्रफ को क्या कहा था, कराओ इलेक्शन, कराओ इलेक्शन। कोर्टों ने माफी क्यों मांगी? जब कोर्ट कहते थे कि अभी ज़िया-उल-हक अच्छी ठीक है जायज तौर पर आ गया, मुशर्रफ के लिए कह दिया जायज तौर पे आ गया। किसने कहा था? मैंने कहा था इलेक्शन ना हुए सड़कों पर निकलेंगे। एक मिनट, मैंने नहीं कहा था, कोर्टों ने कहा था। फिर कोर्टों ने माफी मांगी अवाम से, माफी मांगी कि हमने 4 मार्शलों को कंडोन किया, हमें माफी चाहिए। ठीक है, हम हमेशा कहते रहे वोट कराओ, गलतियां हम करेंगे, हम ही सुधारेंगे। ये निगरान होती है। इसको परमानेंट अगर हमने समझ लेना शुरू कर दिया तो फिर पाकिस्तान का आइन किधर गया? उसके ऊपर क्यों लिखा हुआ है कि जी 90 दिन और 60 दिन? जब है आइन में लिखा हुआ, और हम कहते हैं कि आइन जमानत है पाकिस्तान की, अवाम और हुकूमत के सामने मुआहिदा है आइन, तो फिर हम आइन को छोड़ें क्यों? अच्छा, हल्का बंदियों वाली बात जायज है, होनी चाहिए थी अभी? जरूरी नहीं। तो मैं इसका मतलब है डिलेइंग टैक्टिक के लिए यूज किया गया ना हल्का बंदियों को? जवाब दो ना। मैं देखिए, हल्का बंदियां होती हैं पॉपुलेशन पर। सही, ठीक है, 1 करोड़ बढ़ गया सिंध, 1 करोड़ से ज्यादा थोड़ी सी आबादी बढ़ गई, लेकिन इलेक्शन ने कहा कि नशिस्तें नहीं बढ़ेंगी। नशिस्तें 130 सूबाई हैं, 130 ही रहेंगी। सही। अब नशिस्तें बढ़ गई नहीं, मर्दमशुमारी बढ़ी, लेकिन वोट देता है वोटर, मर्दमशुमारी नहीं देती। अवाम इस तरह से, बच्चे भी होंगे उसमें, बूढ़े भी होंगे, 18 साल के कम भी होंगे, तो वो तो वोट नहीं दे सकेंगे ना। पॉपुलेशन बड़ी होती है, वोट कम होते हैं। ठीक है, अब वोटर अगर बढ़ गए किसी हल्के में, तो हल्के को चेंज करने की क्या जरूरत है? ऐसे तो हर हल्के में वोटर बड़े होंगे। जब इलेक्शन हो सकता था तो फिर जरूरत क्या थी सारे अमल की कि जनाब हल्का बंदियां करवाई जाएं, फिर सीटें आगे पीछे हों? वो भी जवाब दूं। 2017 में हुई थी मर्दमशुमारी। सही। ठीक है, हमने एतराज किया था कि सिंध को अंडर काउंट किया गया है। सही। ठीक है, इसलिए फिलहाल तो चलो हम एग्री कर लेते हैं कि वन टाइम यस कहते हैं आरजी लिस्टों पर और इलेक्शन करा ले। 2018 की इलेक्शन। साथ ही हमने कंडीशन डाली कि अब इसमें 5% रैंडम चेक कराओ, रैंडम चेक कराने के बाद उसको आरजी लिस्ट को परमानेंट कर दो। सही। वो खान साहब ने नहीं करवाई। ठीक है, उस आरजी लिस्ट को उन्होंने परमानेंट डिक्लेयर करा दिया। ठीक है, साथ ही साथ ये कहा कि हम मर्दमशुमारी अब 5 साल के बाद करा रहे हैं, जबकि आइन में लिखा है कि 10 साल के बाद होनी है। सही। अब 5 साल के बाद फैसला मर्दमशुमारी का, मेरा नहीं, इमरान खान की कैबिनेट का। सही। ठीक है, हुई मर्दमशुमारी के रिजल्ट पेश हुए। पहली मर्दमशुमारी कंट्रोवर्शियल थी, तजादात के मजमुआ थी। इस दफा हमने उसको तजादात से निकाल कर, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने आपका एक बयान देखा था, खामियां दूर की जाए, आप मुतालबा कर रहे थे। किस चीज की खामियां? यही मर्दमशुमारी की खामियां दूर करते हुए आखिर में हमने यहाँ जाके कहा ना कि ये ठीक है, चलो जी हम मान लेते हैं, अब इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाते। इस्लामी वाले तो अब भी नहीं मानते, कंट्रोवर्शियल नहीं बनाते। सही। ठीक है जी, हमने कह दिया। हाँ जी। लेकिन साथ ही ये भी कि इलेक्शन मुकर्रर टाइम पर होंगे, ये बात थी। मेरा सवाल फिर वहीं आ जाएगा, अगर नहीं होते तो क्या करेंगे आप लोग? कहने का क्या है, आप तो कहते रहेंगे कराओ, जिन्होंने नहीं कराने उन्होंने नहीं करवाने, क्या करेंगे आप लोग ये बताएं ना। हमने बहुत कुछ देखा हुआ है। अच्छा, क्या करेंगे ना, मुझे भी तो बताएं ना। हमने बहुत कुछ देखा हुआ है। इमरान खान की पार्टी की तरह से पार्टी को तोड़ेंगे नहीं, जदोजहद करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, जदो करके करना चाहिए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइएगा, सिंध में, मैं इंटीरियर नहीं कहूंगी, सिंध में इंटीरियर नहीं कहूंगी मैं, नहीं कहूँ, कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं जहां पीपल्स पार्टी ना जीती हो अभी बल्दियाती इंतखाबात में, पीछे जो हुए हैं? नहीं, डिस्ट्रिक्ट तो सारे जीते। मैं कह रही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं जहां ना जीती हो, कोई ऐसी कॉर्पोरेशन नहीं जहां ना जीती हो। नहीं, सब जीते। मैं यही तो कह रही हूँ कि जीते हैं। हाँ।
अंदरूनी सिंध भी, मैं नहीं कहती आप फिर नाराज़ हो जाएंगे, हालात क्या हैं? हम क्यों सुनते हैं कि वहाँ पर सेहत की सहूलियात नहीं है, वहाँ पर गोश्त स्कूल है, गोश्त टीचर्स हैं, रानीपुर जैसे वाक़यात पेश आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, हम क्यों सुनते हैं खबरें? रानीपुर का आपने खामखा जिक्र किया, वो एक ज़ाती फेल है, किसी की हवस या लेकिन किसी रूल ऑफ लॉ आ जाता है उस पर फिर। मेरे टाइम पे नहीं हुआ, मैं ऐसे नहीं कहना चाहता, मैं माशरती खराबी की बात करूंगा। पुलिस साथ मिली हुई है, डॉक्टर साथ मिला हुआ है। आपने सवाल कुछ और किया, मैं जवाब कुछ और हो गया। अगर हमारी रसाई लोगों तक न होती, अगर लोग हमें पराया समझते, तो हमें इस तरह से कामयाबी क्यों दिलाते? मैं इसीलिए सवाल कर रही हूँ। जब हम पर एतमाद है तो ही तो हमें कामयाबी मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मिल गई कामयाबी। इससे पहले जनरल इलेक्शन में भी कामयाबी हुई, उससे पहले भी कामयाबी हुई, उससे पहले भी कामयाबी। सही। ठीक है, ये एतमाद का एक तासुर है या एक सबूत है। इन सब चीजों को जानते हुए जो लोग मरते हैं ना, वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के किरदार पे मरते हैं। बेनजीर भुट्टो की शहादत मरते हैं, भुट्टो साहब की फांसी पे मरते हैं, वो आंसू अभी तक नहीं रुकते लोगों के। सही बात। जो इस पार्टी ने पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और पाकिस्तानियत के लिए किया है, लोग उसके गर्विदा हैं और गर्विदा होते जाएंगे। हम सब उस राह पे चलने की कोशिश करते हैं। ये प्रोपेगेंडा आपके मुखालिफिन का है, ऐसा कुछ नहीं है? आप मुतमईन हैं जो सिंध में सूरत हाल है? वैसे तो सारे मुल्क में सूरत हाल मुतमईन नहीं है। सही। रेप के केसेस हाईवेज पे पंजाब में भी होते हैं। सही। और मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हालत ऐसी है कि कहाँ वहीं औरतों को नंगा करके बाजारों में भी घुमाया जाता है। अल्लाह का शुक्र है सिंध में ऐसे वाकयात नहीं हुए। ये डाकू राज जिसको कंट्रोल भी कर पाए हम, फिर भी कहीं ना कहीं से सर उठा लेते हैं, कोई ना कोई वाकया कर देते हैं। हम उसके पीछे लगे होते हैं कि जी बेशकुनी होती रहे। हथियार किसके पास कहाँ से आते हैं? ये पुराना किस्सा है कि जब यहाँ ज़िया-उल-हक के ज़माने में 300 रुपया फी घंटे क्लाशनकॉफ किराए पे मिलती थी। हमारे मुल्क ने ये भी देखा है। ठीक है, तो ये हथियार आना उस नेगेटिव माइंड का एक तरीका है हासिल करने का। रिट कायम होनी चाहिए हुकूमत की। बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब थोड़ा सा मुझे वो टाइम भी, चूंकि अब कम बचेगा, सवाल मेरे जहन में बहुत सारे हैं, मुझे आपसे मेरे भी जवाब बहुत सारे हैं। तो मुझे ये बताएगा कि अभी जो सूरत हाल है, इसमें आप लोगों का जो नारा है ना, रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी तो अशद जरूरत है लोगों को। इन्हीं तीनों चीजों की जरूरत है। जवाब दूं उसका? मुझे ये बताएगा, यही नारा लेके आगे इलेक्शंस में आप लोग उतर रहे हैं? जवाब दूं? जी बिल्कुल दें। रोटी, कपड़ा, मकान तो हमारा है मकसद, विजन है, कमिटमेंट है, सब कुछ है। उसके छोटे छोटे सबूत देना चाहता हूँ। अच्छा जी। पिछले साल बारिशें हुई, ठीक है, सिंध में 21 लाख घर गिर गए। सही। सर्वे हुई, इंटरनेशनल मदद मांगी गई। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से बहुत सौ को इन्वॉल्व किया इस चीज में। इंटरनेशनल डोनर कॉन्फ्रेंसेस हुई, सब कुछ हुआ, आया। हम घर बना रहे हैं 21 लाख। सही। ये सिर्फ घर नहीं बना रहे हैं, सिंध फ्लड इफेक्टीज हाउसिंग सोसाइटी, मुझे पता है इस बात। जी। घर सिर्फ नहीं बना रहे हैं, उस घर के औरत को उस घर की जमीन के मालकाना हक भी दे रहे हैं। इस पे क्रेडिट जाता है आप लोगों को। ये कोशिशें है ना। सही। ये पाकिस्तान की पसमानदगी को देखते हुए ये कोशिशें हैं कि हम इस तरह से कर पाएं, उसको मालिक बनाए जमीन का। अच्छा, थोड़ा सा मैं सिंध के लेवल पे सिर्फ आपसे नहीं बात करना चाह रही, मैं ओवरऑल विफाक के लिहाज से भी आपसे बात कर रही हूँ। आपको लेकिन लगता है कि इस आगे आने वाले इलेक्शन में जो आप लोगों का इत्तेहाद रहा है पीडीएम के साथ, जिसमें नून लीग भी शामिल थी, जिससे लोग फिलहाल तो खफा कुछ नजर आ रहे हैं? हम कुछ इत्तेहाद में नहीं, हम इत्तेहाद थे ना, पहले तो थे ना, हुकूमत में थे। हुकूमत में बिल्कुल। तो क्या इसका नुकसान आप लोगों को आगे आने वाले इलेक्शन में आपको लगता है हो सकता है? पीडीएम का साथ देने पर जी, हम इमरान खान का भी साथ नहीं दे सकते थे, कतन नहीं। तो उनसे ये बेहतर थे? उनसे बेहतर थे।
मोर डेमोक्रेटिक, तो लोग तो अब इनसे भी मायूस और मोर परेशान और खफा डेमोक्रेटिक, मोर डेमोक्रेटिक। हैं। अच्छा, इमरान खान कानून बनाने के लिए ऑर्डिनेंस लगाता था, हम असेंबली में पेश करते हैं, असेंबली के कलेक्टिव विजडम को हम इज्जत देते हैं। मोर डेमोक्रेटिक कह सकते हैं कि ये पीडीएम की हुकूमत थी, ठीक है। अभी अगर 90 रोज में इलेक्शन हो जाता है, आपको लगता है कि अब की बार कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं होगी, कोई धांधली का शोर नहीं मचेगा, या साफ शफाफ इलेक्शन उसको माना जाएगा, लोग कबूल करेंगे? ये इलेक्शन कमीशन पर मुनहसर है। इलेक्शन हम फिर भी लड़ेंगे। और अगर ईवीएम होती तो ज्यादा बेहतर ना हो जाता? ईवीएम होती अगर, ईवीएम देखें, हम यहां अपने पोलिंग स्टेशन पर सवाल उठाते हैं। सही, सिंपल सी चीज है कि पोलिंग स्टेशन पे वोट पड़े, शाम को एजेंट बैठे, उनके सामने गिनती हो और वो गिनती की कॉपी हमें मिले। मैं उन तहफुजात की बात कर रही हूँ कि जब नून लीग वाले कहते हैं इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, इन्होंने धांधली की, इन्होंने हमारे वोटर्स को गायब किया, मैं उस शिकायत की बात कर रही हूँ कि वो इस बार नजर आएगी। ये 2018 की बात कर रही है या नहीं, बाद की मैं बात? आगे 2023 की बात कर रही हूँ कि इसमें होगा ऐसा। फिर मैं उनकी बात कर सकता हूँ। आप बिल्कुल, आपको पूरा हक है, आप तो इसकी फिर चाहे मैं वही बात बात करें। कर रहा हूँ कि 2018 में इलेक्शन कमीशन ने खुद से अनाउंस किया था कि जी हम आरटीएस सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो क्या होता है? इमीडिएट रिजल्ट्स, सही, ठीक है। एंड्रॉयड टेलीफोन देंगे हम सबको और वहीं से गिनती करके वहीं से यानी कि आपको उम्मीद है कि नहीं, आप सुने तो वक्त भी सही, कम रह गया है। चलें, अच्छा। सुने तो सही, मैं 2 घंटे बैठ जाऊंगा, नहीं, मसला नहीं, अच्छा। मसला नहीं। एंड्रॉयड फोन दी जाएंगी, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर बगैर किसी हथियार के बैठे थे, कोई एंड्रॉयड फोन नहीं था। आखिरी रात को उन्होंने कह दिया आरटी सिस्टम फेल हो गया। फेल हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ये पाकिस्तान है, दुनिया से बाहर है, और फेल हो गया। उनको पता ही नहीं था कि कैसे हो सकता है। सही है। क्या मुसीबत है, क्या मजाक है, ये हुई मजाक यहाँ पर। अब इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये कर दे, मैं मजाकन कह रहा हूं, एक दफा इमरान खान ने कहा था पाकिस्तान में एक इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुआ था। किसी ने पूछा कौन सा? बोला 1970 का। मैंने कहा लाओ 1970 का निजाम, छोड़ो ये ईवीएम, छोड़ो ये दूसरी चीजें, छोड़ो ये आरटीएस सिस्टम, 1970 का निजाम ले आओ, इलेक्शन फेयर हो जाएंगे। नहीं ला रहे। इलेक्शन कमीशन को करना क्या है? सिर्फ खुद कुछ भी नहीं करना, पोलिंग स्टेशन को सिक्योर करे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिजल्ट से मसला न करे, सही, डब्बे गुम न हो। सही। पहले तो कोई जमाना था बैलेट पेपर न छपे भाई, वो जो अपने तौर पे छप जाते हैं, वो छप जाते हैं, वो आ जाते हैं, उसको कहीं पिलाई, किसी को फॉर्म 45 गायब हो जाते हैं, किसी को सप्लाई ना कर दिया जाए ना पहले। अच्छा चले खोड़ो साहब, ये आपकी सारी गुजारिशात अल्लाह करे कि ये इलेक्शन कमीशन सुने। अब ये रैपिड फायर सवाल आते हैं और आपने एक एक लाइन में जवाब देना है, या हाँ या ना, या फिर एक एक जुमले में। वो आता नहीं है। अरे करें तो कोशिश तो करें ना थोड़ी सी। अच्छा, मुझे जरदारी साहब के लिए एक जुमला। बहुत अच्छे। बिलावल कैसे चेयरमैन है? बेहतर मुस्तकबिल। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी उनसे? कामयाबी। कैसी बॉन्डिंग है उनसे? कैसी बॉन्डिंग है आपकी अपनी क़यादत के साथ, लीडरशिप के साथ? मेरी कमिटमेंट है। अगर आप पीपल्स पार्टी में ना होते तो किस जमात में होते? क्यों होता किसी और जमात में? सियासतदान ना होते तो फिर क्या होते? इंजीनियर। इंजीनियर? इंजीनियर किस चीज के इंजीनियर? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, विच वन? इंटर तक तो मैं प्री इंजीनियरिंग में था, उसके बाद नहीं था। अच्छा, नहीं थे। कोई एक ऐसा वाकया अपने सियासी करियर का जो आपको हमेशा याद रहता है, बताएंगे वो कौन सा है? छोटा सा, मुख्तसरन, जो कभी भूलते नहीं आप, जो आपने कोई ऐसी कुर्बानी दी हो, कोई ऐसी मुश्किल जो आपको पेश आई हो और आपने कहा हो कि यार ये बस हो गया, सियासत में आके गलती कर। 70 साल से ऊपर उम्र हुए। अच्छा, लगते नहीं वैसे आप। 40 साल से सियासत में। एक तो कालाबाग डैम की मुखालफत मुझे अच्छा लगता। दूसरा, अगर तकलीफ हुई तो जब मेरा घर जलाया गया लड़काना में। बाकी ये छोटी मोटी जेल में जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। सही। बच्चों के साथ कैसा ताल्लुक है? दोस्ती का। बच्चे ये 2 ही अच्छे वाली पॉलिसी पे अमल नहीं किया, 7 बच्चे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे दोस्ती है। निदा खोड़ो का मैंने काफी सुना है, उनके साथ कैसा है? सियासत में उनका इंटरेस्ट कैसा है? मेरी बेटी है। जी बिल्कुल। कैसा इंटरेस्ट है उनका सियासत में? मैंने उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की,
अच्छा, और शुक्र है कि असेंबली में अच्छा परफॉर्म कर रही है। यानी आपसे ज़्यादा मशवरे तो करती होंगी सियासत को लेके? ठीक है, शुरू में, उसके बाद नहीं। उसके बाद नहीं। क्योंकि वो अच्छा, आखिर में मैं चाहूंगी कोई एक मैसेज जो कि आप देना चाहें। सियासत और सियासत, राइट को पहचानो, राइट को हासिल करो, जिंदगी बेहतर बनाओ, पैरों पे खड़े होने की कोशिश करो। मशहूर चीज है, थिंक नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, थिंक व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। वेरी नाइस, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। बज़ाहिर आपकी शख्सियत बड़ी संजीदा और गुस्से वाली लगती है, लेकिन आप अंदर से बड़े नर्म दिल और बड़े तहम्मुल मिजाज के साथ बात करने वाले शफीक इंसान है। ये मेरा ओपिनियन है आपके हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह नाज़रीन, एक नए पॉडकास्ट के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कोई ज़बरदस्त सी शख्सियत मेरी मेहमान होंगी, उनसे भी दिल की बातें करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।